बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। अब ये हमने एक्सरसाइज पहले की हुई है, ये हमारी रिवीजन चल रही है। तो अब जो क्वेश्चन आपको करवाया करूँगी मैं, आपने क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस करके घर में किसी को भी जो आपको पढ़ाएं आपने उसको टेस्ट देना है, ठीक है इसका, ताकि आपको ये अच्छे से तैयार हो जाए और आपको क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट। अब पेयर ऑफ सेट्स दिया है, आपने बताना है कि इसमें से ये इक्वल है या नहीं। अब इक्वल किसकी बेस पे है, तो ये एलिमेंट्स की बेस पे इक्वल होगा। ए सेट में देखें कि वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और 2, और बी सेट में हमारे पास वैल्यू है 1 3 7। इसमें दोनों में जस्ट एक एलिमेंट मैच हो रहा है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा उसके। अब ये इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, नॉट इक्वलेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। के दो पेयर ऑफ सेट्स दिया है, इसमें से इक्वल है कौन सा और कौन सा नहीं है। तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो देखते हैं कि ए सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एंड ई। तो ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं। अब बी की वैल्यू क्या है, बी ए ई डी सी। ये वाले जो ए सेट की वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या हैं, अरेंज्ड हैं, जबकि जो बी सेट की वैल्यूज़ है ये हमारे पास अरेंज नहीं है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे इनको अरेंज करके, तो ये सेट के एलिमेंट्स और बी ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट्स जो हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने देख लिया ये किस तरह से होगा। इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर से समझ आ भी गई होगी। अब आपने जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो एज अ होमवर्क करना है, और फिर वही बात कि आपने इसका टेस्ट भी किसी ना किसी को देना है, ताकि ये आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you 6th class? I hope you all will be good. So 6th class we are going to start our English lecture. Open your English grammar. Today's our topic is reflexive pronoun. These pronouns refer back to the subject. In other words, these pronouns refer to the doer of the action. कि ये pronouns जो है ये सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये क्या कहा जा सकता है कि ये जो प्रोनाउन है ये जो भी एक्शन जो मतलब जो भी काम कर रहा है उसको रेफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आपको मजीद क्लियर होगा। बुशरा मेड हर सेल्फ आ प्रॉमिस। द प्रोनाउन हर सेल्फ रेफर्स बैक टू बुशरा हु इज द सब्जेक्ट और डूअर ऑफ एक्शन। तो देखिए हर सेल्फ जो है वो किससे रेफर कर रहे हैं, बुशरा से रेफर कर रहे हैं। तो बुशरा कौन है, बुशरा क्या है, डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाली। सेकेंड एग्जाम्पल है, द मंकीज लुक सो फनी व्हेन दे स्क्रैच देमसेल्व्स। द प्रोनाउन देमसेल्व्स रेफर बैक टू द मंकीज हु आर डूइंग द एक्शन ऑफ स्क्रैचिंग। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बेटा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन थे हर, हिम, इट और देम, तो इनके साथ हम सेल्फ, अगर सिंगुलर है तो हम सेल्फ लगाते हैं, अगर प्लूरल है तो हम सेल्व्स लगाते हैं, तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फॉर एम्फेसिस। के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम जब ताकीद, ठीक है, किसी बात पर जोर देने के लिए या ताकीद करने के लिए हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। एग्जाम्पल, माई 12-year old daughter baked this cake herself. The mother feels proud and she is telling her neighbor that her daughter did not need any help while baking the cake. मतलब एक मदर है वो अपनी नेबर को बता रही है कि मेरी बेटी ने खुद ये केक जो है वो बेक की है। अब देखिए ये ताकीद मतलब वो मतलब उन्हें जता रही है कि मेरी बेटी ने उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, उसने ये काम खुद किया है, ठीक है, अपने बिहार पे उसने खुद किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इट इज नॉट माई फॉल्ट, द मॉनिटर हिमसेल्फ टोल्ड मी टू रेज द बोर्ड। कि द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू कन्विंस others that he is not guilty. He was doing what the monitor asked him to do. अब देखिए यहाँ पे एक मतलब स्टूडेंट है वो अब खुद को मतलब दूसरों को कन्विंस कर रहे हैं कि वो उसका कोई कसूर नहीं है, उसे मॉनिटर ने जो कहा, क्लास मॉनिटर ने जो कहा उसने सिर्फ वही किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हम ताकीद करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को।
उसके अलावा बेटा हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी एक्टिविटी डी है, यूज सूटेबल रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक pronouns to complete the sentences given below, then write the names of pronouns used. हमने प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ये ब्लैंक्स फिल करनी है और ये भी राइट करना है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है. फर्स्ट सेंटेंस इज हैव यू लुक्ड एट डैश इन द मिरर, यू लुक सो पेल. हेयर वी यूज योरसेल्फ, इट इज अ रिफ्लेक्सिव. ठीक है, यहाँ पे हम किसी भी चीज की ताकीद नहीं कर रहे, किसी भी चीज पे जोर नहीं दे रहे. Next one is she does all her household chores herself. अब देखें यहाँ पे भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन herself यूज करेंगे. नेक्स्ट, they can pick up the parcel dash from the post office. themselves emphatic pronoun हमने यूज किया है from the post office. On the next page, blank number 4, you can only blame dash for the delay in submitting the work, yourself, reflexive pronoun. Sentence number 5, we have given dash a year to see if the business can succeed. We also use reflexive ourselves, reflexive pronoun. She dash keeps a tab on all the mail that goes out of her office. Here we use emphatic pronoun herself क्योंकि यहाँ पे ताकीद की जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट है this incident dash shows how lax their security is. We use emphatic pronoun itself. Sentence number 8 is she kept up her morale by telling dash that she only had a few more meters to climb, herself, reflexive pronoun. Next, sentence number 9, she accidentally cut dash with a knife while chopping the vegetables, herself, reflexive pronoun. And the last sentence is if you promise dash that you will always do your best at everything, you will ultimately do so, yourself. Here we use reflexive pronoun. नेक्स्ट बेटा हमारे पास ना टेबल दिया हुआ है. वी कैन फर्दर एक्सटेंड द टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 25 इन द फॉलोइंग वे. हमने जो पेज नंबर 25 पे जो टेबल पढ़ा था उसे मजीद एक्सटेंड किया गया, मजीद बढ़ाया गया. हमने पढ़ा था जस्ट पर्सनल और सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. हियर वी आल्सो मेंशन पोजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन आई, personal pronoun is I, objective me, possessive mine, and reflexive is myself. Plural में we, us, ours, ourselves. Second person in personal pronoun you and plural also you. Objective you, possessive yours, and reflexive in singular we use yourself and plural we use yourselves. Next, third person he, she, it, him, her, it in objective. Possessive में hers, his, its, and in reflexive himself, herself, itself. And the last one is plural third person they in objective them, possessive में theirs, and reflexive में themselves. So students, you have to complete your work on your books. I will check inshallah when we will present in the class. I hope you all understand. Fi amanillah. Have a nice day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. 6th क्लास. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे बेटा. जी हम पढ़ रहे हैं उर्दू और उर्दू में आज हमने पढ़ना है, मश्क करनी है हमने जो हमने चैप्टर की रीडिंग की थी मोहतरमा फातिमा जिना, तो उसकी आज हमने सवाल जवाब करनी है. ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है मोहतरमा फातिमा जिना कब और कहाँ पैदा हुई. इसका आंसर है जी बेटा, ये इसका आंसर है मोहतरमा फातिमा जिना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई. 1893 को कराची में पैदा हुई. ठीक है, ये इसका है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फातिमा जिना ने डेंटल क्लिनिक कहाँ खोला. इसका आंसर है बम्बई में डेंटल क्लिनिक खोला. ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, बम्बई में डेंटल क्लिनिक खोला. क्वेश्चन नंबर 3 है मोहतरमा फातिमा जिना ख़वातीन से मुतल्लिक किस हकीकत से आशना थीं. जी बेटा, इसका आंसर है जी, ये इसका आंसर है वो औरतों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों से खूब आगाह थीं
उन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन की रहनुमाई की और इन्हें सियासत के मैदान में अमली तौर पर हिस्सा लेने के लिए रजामंद किया। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आज़म ने मोहतरमा के बारे में किन ख़यालात का इजहार किया? जी बेटा, इसका आंसर है, कायदे आज़म ने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बारे में फ़रमाया, वो मेरे लिए उस वक्त उम्मीद, हिम्मत व मुआवनत का एक मुस्तकिल ज़रिया साबित हुई जब हम एक इनकलाब से हमकिनार हो रहे थे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की शख्सियत कैसी थी? जवाब सिर्फ एक जुमले में दें। ठीक है बेटा, इसका आंसर है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना एक तालीम याफ्ता, मुदब्बिर और ज़रूरतमंद खातून थी। बेटा हम जो है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना है, उनके अबाउट तो और बहुत कुछ जो है उनमें खासियत है, लेकिन आपके क्वेश्चन में है कि आपने सिर्फ एक जुमले में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़याम पाकिस्तान के बाद फौरी तौर पर पैदा होने वाले मसाइल कौन कौन से थे? जी बेटा, इसका आंसर है, जिसका आंसर है, क़याम पाकिस्तान के बाद फौरी तौर पर पैदा होने वाले मसाइल में मुहाजिरीन की आबादी और कश्मीरियों की दस्तगीरी जैसे मसाइल सामने आए। ठीक है बेटा, ये हैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। आपने इनको अच्छे से लर्न करना है, राइट करना है नोटबुक्स के ऊपर, और जो भी आपको मॉनिटर कर रहे हैं आपने उन्हें चेक भी लाजमी करवाना है, और जब आप लोग स्कूल आओगे तब मैं भी चेक करूँगी। ठीक है अपना बेटा, अपना इसको लाजमी याद भी करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन 1, 2 रिवाइज़ किए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और इसके अलावा अपने मॉनिटर को वो सुनाया भी होगा। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज हम। डिस्क्राइब पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट और फंक्शंस क्या क्या हैं? माइक्रोस्कोप क्या होता है जी? माइक्रोस्कोप उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है जो यूज़ किया जाता है टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल्स वगैरह, इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। Microscope is an instrument which is used to see very small things that cannot be seen with naked eyes. अपनी आँखों से हम लोग जो चीज़ नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, उन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, उन स्मॉल थिंग्स को हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इम्पॉर्टेंट, वो ये हैं। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स ये हैं। आई पीस, ग्लास स्लाइड, ऑब्जेक्ट लेंस। ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। हमारी मार्केट में आजकल दो तरह के माइक्रोस्कोप आए हुए हैं। एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है और एक इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है। ये माइक्रोस्कोप है, ये इसका स्ट्रक्चर है। हम आई पीस एडजस्ट करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ आई पीसीज होते हैं, हम उसे यहाँ पे एडजस्ट करते हैं हम अपने लिए वो आई पीस इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हम आसानी से देख सकें जो स्मॉल ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं। ये ट्यूब होती है, ये ऑब्जेक्ट लेंस होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंस, ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ टू लेंस होते हैं इसमें, और एक विदाउट लेंस होता है ट्यूब। इस ट्यूब्स की मदद से हम लोग स्लाइड पे फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड रखी जाती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, पतली सी लंबी सी ग्लास टाइप की। उसके ऊपर हम लोग अपना ऑब्जेक्ट जो है उसको रखते हैं जिसको हम लोगों ने देखना होता है, जिसमें हमने देखना होता है। ये इसकी आर्म कहलाती है। ये एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसकी मदद से हम इस ट्यूब को एडजस्ट करते हैं।
इसे स्टेज कहा जाता है। ये मिरर लगा होता है, जब रोशनी इसके ऊपर आती है, जब इसके ऊपर हम लाइट डालते हैं, यहाँ से लाइट लाइट इधर से रिफ्लेक्ट करके ऊपर जाती है, जो कि हमारी स्लाइड पे पड़ती है, जिसकी वजह से हम लोग लेंस में से इजीली देख सकते हैं। ये था माइक्रोस्कोप का एक स्ट्रक्चर। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है और जो मॉनिटर कर रहा हो आपको उसे आपने सुनाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।